हेलो व्यूअर्स, मैं लेकर आ चुका हूँ यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस के सीजन 3 को। इस सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 के पूरे पार्ट्स मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं। पर फिलहाल के लिए इस सीरीज का सीजन 3 शुरू करते हैं। सीजन 3 की स्टार्टिंग होती है, हमें रेसन को दिखाया जाता है जो कि आइस मैजिक की बुक को एनालाइज कर रहा था जिसे उसे एवियन ने दिया था। पर तभी हैरिया उससे सवाल पूछती है, क्या आपने इस चीज के बारे में एवियन से पूछा था कि वो आपको ये किताब दे? पर रेसन जब ना में जवाब देता है तो वह पूछती है, तो फिर आखिरकार क्यों? तो रेसन कहता है, शायद से इस वजह से कि वो मेरी मदद करना चाहती हो। पर जैसा कि लाइब्रेरियन न्यूट्रल रहते हैं तो अभी भी वो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहती है। पर हैरिया इस वजह से हैरान थी क्योंकि चाहे जितनी भी कॉम्प्लेक्स रीजन क्यों ना हो, लाइब्रेरियन कभी भी दूसरे लाइब्रेरियन से कांटेक्ट नहीं करते थे। पर एवियन ने रेसन के लिए वो भी किया। उसने एल्बर्टो की किताब को ढूंढने के लिए दूसरे लाइब्रेरीज में कांटेक्ट किया था। फिर अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एवियन रेसन से मिलने आई हुई थी और रेसन भी उसे ग्रीट करता है। पर एवियन का ध्यान रेसन पे ना होकर बल्कि उसके साइड में रखी हुई चॉकलेट्स पे ज्यादा था। और तभी वो रेसन को बताती है कि मैंने सारी लाइब्रेरी से रिक्वेस्ट की थी और मुझे मेटन फैमिली में जितनी भी लाइब्रेरीज थी उनमें सिर्फ एक ही ग्रेट सिज एल्बर्टो की और किताब मिली है जो कि वो रेसन को दे देती है। रेसन भी उसे थैंक्स करता है और गिफ्ट के तौर पे चॉकलेट्स उसे दे देता है। जैसा कि हमें पता है एवियन को चॉकलेट्स हद से ज्यादा ही पसंद है। और फिलहाल रेसन आराम से लेट के दोनों बुक्स को अपनी हेवनली आई से एनालाइज कर रहा था, जिसमें उसने आइस मैजिक वाली बुक को 23% एनालाइज कर लिया था। पर जो ग्रेट सीज एल्बर्टो की बुक थी उसमें हद से ज्यादा ही चीजें लिखी हुई थी, यहां तक कि वो अभी उसे सिर्फ 0.4% एनालाइज कर पाया था। इसी वजह से वो सोचता है सबसे पहले उसे आइस मैजिक की बुक को पूरी तरीके से एनालाइज कर लेना चाहिए ताकि वो अपनी पावर्स में एक नई पावर ऐड कर पाए। और जैसे ही उसकी एनालिसिस 25% पहुंचती है तभी रेसन को कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि होली ग्रेल ऑफ ट्रांसेंडेंट के ऊपर हल्के फुल्के आइस क्रिस्टल्स आना शुरू हो चुके हैं। और हमें उसकी माना रिंग्स को भी दिखाया जाता है जिसमें से उसकी एक रिंग बिल्कुल आइस जैसी हो जाती है। ताकत को महसूस करके वो सोचता है कि हालांकि ये ताकत अभी सिर्फ फर्स्ट सर्कल पे ही है, पर आखिरकार इसकी ताकत कैसी होने वाली है, जिसे टेस्ट करने के लिए वो हैरिया को बुलाता है और हैरिया उसकी शैडो से निकल आती है। और वो हैरिया से पूछता है, क्या तुम मेरे एक अटैक को फेस करोगी? जिसके लिए हैरिया भी मान जाती है। और फिलहाल रेसन अपनी स्ट्रेंथन एबिलिटी को भी एक्टिवेट करके उसमें अपनी इस आइस मैजिक की एट्रीब्यूट को इनग्रेव कर लेता है और वो उसी अटैक को हैरिया पे डायरेक्टली ही लॉन्च करता है। पर हमें देखने को मिलता है कि हैरिया ने उसके अटैक को आराम से ही ब्लॉक कर लिया था। और वो रेसन से पूछती है, क्या आप इस अटैक से सेटिस्फाइड थे? तो रेसन कहता है, हाँ थोड़ा बहुत तो। और अपने काम को करने के बाद हैरिया एक बार दोबारा से ही उसकी शैडो में ही गायब हो जाती है। और जैसा कि रेसन को लगा था ये उसका आइस मैजिक अभी सिर्फ फर्स्ट सर्कल पे ही है, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा ही कम है, उसे इसे और भी ज्यादा ट्रेन करना होगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन पुशअप्स मार रहा था और वो 1-200 नहीं बल्कि 4066 पुशअप मार चुका था। और ये सारी चीजें होते हुए हैरिया भी देख रही थी, जो कि मन में सोचती है कि रेसन ने फर्स्ट सर्कल का आइस मैजिक सीख लिया है। हालांकि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये देखा जाए कि रेसन मेटन फैमिली की ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। पर ये एक पूरी ही अलग स्टोरी हो जाती है जब इस बात को डाला जाए कि उसे एवियन से उस किताब को मिले हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। और उसके अलावा भी जो उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था उसकी ताकत किसी थर्ड सर्किल मैजिक से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि उसके साइड से एकदम ब्राइट लाइट गुजरती है, जिसे नोटिस करके वो समझ जाती है कि कोई इंसान ऑटम मैंशन में आया है। और हमें देखने को मिलता है कि ये और कोई नहीं, ट्रेनिंग एनेक्स का मैनेजर है नोहा, जो कि रेसन से यहाँ पर मिलने आया था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्रेनिंग एनेक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेसन किसी से कह रहा था कि तुम अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम्हारे इनविटेशन के तरीके से तो लगता है कि तुम थर्ड सर्किल पे पहुंच चुके हो। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, उसका सिक्स ब्रदर कार्ल्टन मेटन है, जो कि फिलहाल थर्ड सर्किल पे पहुंच चुका था। पर तभी नोहा कार्ल्टन को याद दिलवाता है कि फिलहाल रेसन पिलग्रिमेज
इमेज पे है तो फिर आप उससे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। तो कार्ल्टन कहता है कि हम बिल्कुल भी फाइट नहीं करने वाले, बस हम अपने ब्रदर के बॉन्ड को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं। तो नोहा कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस रिपोर्ट को सबमिट करना होगा मेन बिल्डिंग में, जिसकी इस बात को सुनने के बाद हमें देखने को मिलता है कि कार्ल्टन की वाटर से बनी हुई शार्क नोहा के पीछे आ जाती है और कार्ल्टन गुस्से में कहता है कि मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ मेटन फैमिली का, क्या तुम मेरी बात को अब तक नहीं समझ पाए, जिससे एक बार के लिए नोहा भी घबरा जाता है। तभी रेसन नोहा को शांत करते हुए कहता है कि तुम उस रिपोर्ट को बाद में भी सबमिट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और वो मन में सोचता है ऐसा लगता है कार्ल्टन मुझे हराने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। और तभी वो कार्ल्टन से कहता है उसे चिढ़ाते हुए कि हम लोग यहाँ पर जो भी करेंगे वो फादर से छुप तो नहीं सकता, और मुझे अपने बारे में अफवाह तो नहीं फैलानी कि मैं अपने बड़े भाई को बुली करता हूं, क्योंकि मैं ग्रांडन फैमिली में जाने वाला हूं 2 दिनों में। जिससे कार्ल्टन कुछ ज़्यादा ही हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुमने अपने दिमाग को खो दिया है डर की वजह से। पर इन सारी बातों को सुनते हुए नोहा मन में सोचता है कि यहाँ पर जो बंदा डिसएडवांटेज में है वो 7th यंग मास्टर है, पर फिर भी वो इन सारी चीज़ों को ऐसी तरीके से कर रहा है कि ये सारी चीज़ें आखिरी में उसके लिए फेवर में होने वाली हैं। और तभी रेसन अपनी हड्डियां चटकाते हुए कहता है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं अभी पिलग्रिमेज पे हूँ, वरना अगर मैं पिलग्रिमेज पे ना होता तो मैं तुम्हें इतना मारता कि तुम किसी जिंदा लाश की तरह बन जाते। और इस बात ने कार्ल्टन को इतना ज़्यादा प्रवोक कर दिया था कि अब वो अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता और वो कहता है तो फिर तुम क्यों ना इसे ट्राई करके देखो। और वो अपनी उसी वाटर से बनी हुई शार्क को रेसन की तरफ छोड़ देता है। कार्ल्टन के उस अटैक से काफ़ी ज़्यादा बड़ा धमाका होता है, पर कार्ल्टन नोटिस करता है कि रेसन तो उसके साइड में आ चुका है, जिसे वो अपने वांड से हिट करने की कोशिश करता है, पर रेसन गायब होकर पीछे पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है ऐसा लगता है सिर्फ तुम्हारा सर्किल ही बड़े हैं और तुम्हारा कॉम्बैट सेंस अभी भी उतना ही है। जिनकी लड़ाई की इंटेंसिटी को बढ़ते हुए देख के नोहा अपने मैजिक से उन्हें मशरूम फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर देता है, जिसे देख के रेसन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए कार्ल्टन के पीछे जाकर उसके ऊपर अटैक करने को बढ़ जाता है। और कार्ल्टन इस चीज को नोटिस करके अपनी नई स्किल वाटर ड्रॉपलेट शील्ड का इस्तेमाल करता है। और इस शील्ड की खासियत यह रहती है कि अगर कोई भी शील्ड को टच करेगा तो उसकी हड्डियां तक क्रश हो जाएंगी, और जितना ज्यादा पास तुम इसके रहोगे उतना ही ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ होगा। जिसे एक्टिवेट करने के बाद वो एरोगेंटली कहता है तुम सिर्फ अभी सेकंड सर्कल पे हो, तो फिर अब क्या तुम मुझे सिखाओगे। पर उसकी हैरानी से रेसन को उस शील्ड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि रेसन का फिस्ट उसके मुंह पर आकर पड़ता है, जिससे उसकी नाक से तो खून का फव्वारा ही निकल जाता है। उस अटैक को देखने के बाद दोनों ही लोग नोहा और हैरिया हैरान रहते हैं, क्योंकि उस अटैक की ताकत किसी सेकंड सर्किल मैजिक से काफी ज्यादा ही ऊपर थी। और रेसन कार्ल्टन से कहता है शुक्र मनाओ कि तुम मेरे भाई हो और मेटन फैमिली के मेंबर, वरना मैं इसे एक पंच में ना खत्म करता। अगली बार ट्राई करना थोड़ा और ज्यादा अच्छा होने को। और जैसे ही रेसन मुड़ के जाने लगता है कार्ल्टन सच में काफी ज्यादा गुस्सा रहता है, और हमें कार्ल्टन के बारे में कुछ चीजें पता चलती हैं कि कार्ल्टन 6 यंग मास्टर है मेटन फैमिली का, पर वो खुद की सिस्टर से बहुत ज्यादा ही डरता है जो कि पर्शिया मेटन है। और हमें देखने को भी मिलता है कि पर्शिया कार्ल्टन को एक डैगर देते हुए कहती है क्यों ना तुम इसे मारने का ट्राई करो। पर बेचारा छोटा कार्ल्टन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाया, क्योंकि वो बंदा अपनी जान की भीख मांग रहा था, जिसके चलते उसकी बहन ने उसे पनिशमेंट दी। और इसी गुस्से को निकालने के लिए वो यही तरीका रेसन पे इस्तेमाल करता था। और फिलहाल प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पर कार्ल्टन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो एक बहुत पावरफुल सा वाटर का अटैक बना लेता है और उसे डायरेक्टली रेसन के ऊपर छोड़ देता है। रेसन अचानक से उस अटैक को देख के अपनी कॉम्बैट मैजिक स्ट्रेंथन टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर इस अटैक की ताकत कार्ल्टन के आर्म अटैक से काफी ज्यादा थी, जिसे देख के वो सोचता है कि आखिरकार ये भी तो एक मेटन ही है। पर तभी कार्ल्टन को एक झटका महसूस होता है और उसके मुंह से काफी ज्यादा ही खून निकलने लगता है, जिसके चलते उसका अटैक अपने आप ही गायब हो जाता है। जिसे चेक करने के बाद नोहा बताता है कि शायद से यंग मास्टर कार्ल्टन का माना आउट ऑफ फ्लो में जा चुका है। जिसे सुनने के बाद रेसन गुस्से में कहता है यही हालत होनी चाहिए जो कि मेटन फैमिली को चैलेंज करता है, और इसके अलावा भी ये मुझे हराने के लिए इतना गिर जाएगा कि इसने मेरे ऊपर
पीछे से अटैक किया, वो भी डुअल के खत्म होने के बावजूद। तो ये सजा कि इसका माना इसे खुद ही खा जाए एकदम ही परफेक्ट है इसके लिए। जिन बातों को सुनने के बाद नोहा मन में सोचता है कि हालांकि ये हुआ भी तो रेसन की ही वजह से है, क्योंकि रेसन ने ही कार्लटन को इतना ज्यादा प्रवोक किया है। तभी रेसन कहता है ठीक है, तुम उसकी मदद कर सकते हो, क्योंकि अगर ज्यादा देर हुई हो सकता है वो कभी भी दोबारा जिंदगी में मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाए, जो नोहा भी समझ जाता है। पर तभी रेसन अपनी पूरी बात कहता है, हालांकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर अब से तुम मेरे दुश्मन होने वाले हो, यानी कि रेसन मेटन के, जिसे सुन के नोहा भी पूरा हैरान हो जाता है, क्योंकि इन शब्दों का मतलब यह है कि रेसन चूज करने को कह रहा है 6 यंग मास्टर या फिर रेसन के बीच में। पर जब तक नोहा कुछ कह पाता, रेसन के चारों तरफ काफी ज्यादा फ्लेम एनर्जी आ जाती है और कोई कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरा छोटा भाई इतना ज्यादा क्रूअल होगा। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि पर्शिया है, जो कि कहती है पर हालांकि अब भी तुमने ज्यादा ही ढील दे दी है अपने दुश्मनों के ऊपर। पर पर्शिया को इस टाइम पे यहाँ पर देख के रेसन भी उतना ही हैरान था। और अब हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है उस कमरे के बाहर जहां पर रेसन और कार्लटन की फाइट हो रही थी। हमें देखने को मिलता है कि वहां पर पर्शिया का शैडो खड़ा हुआ था। पर तभी सेकन पीछे से आते हुए कहता है कि तुम दोबारा से, जिसे देख के पर्शिया का शैडो पूछता है क्या आप दोबारा से मुझे यहाँ पर रोकने आए हैं। तो सेकन मना करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कोई खास ऑर्डर ऐसे नहीं मिले हैं, पर इतना याद रखना कि किसी को भी ना बताना कि मैं यहाँ पर आया था। जिस बात के लिए पर्शिया का शैडो भी मान जाता है। पर तभी सेकन को अंदर से आवाज आती है 3rd यंग मास्टर के फाइनल अटैक को इस्तेमाल करने की, जिसे सुन के सेकन हड़बड़ाते हुए कहता है कि जल्दी से 3rd यंग मिस्ट्रेस को यहाँ पर लेकर आओ, 6 यंग मास्टर की लाइफ खतरे में है। और फिलहाल हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन ये सोच रहा था कि क्या पर्शिया यहाँ पर कार्लटन की मदद करने आई है, पर पर्शिया कार्लटन की ही बेइज्जती करना शुरू कर देती है। पर तभी वो उसे उठाते हुए कहती है कि मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, और अगर तुम्हें मेरा डिसीजन पसंद नहीं आया तो फिर तुम मुझे फॉलो कर सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे हरा पाओ। पर फिलहाल रेसन कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि पर्शिया से अगर वो लड़ा तो फिर वो बिल्कुल सही सलामत तो वापस नहीं आ पाएगा। और वो तभी हैरिया से वापस चलने को कहता है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि लिखा रहता है कि पर्शिया सच में ही अपने छोटे भाई को काफी ज्यादा ही प्यार करती थी और उसने कोशिश की उसे काफी ज्यादा चीजें सिखाने की, जिसे देख के रेसन भी हैरान था। पर हालांकि पर्शिया की टीचिंग्स कुछ ऐसी नहीं थी जिन्हें कि आम इंसान फॉलो कर पाए। ये चीज़ पर्शिया को भी पता थी, पर वो इसे मानना नहीं चाहती थी और तभी से ही प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। पर्शिया कार्लटन से काफी ज्यादा ही प्यार करती थी, पर उसी चीज की वजह से कार्लटन को सबसे ज्यादा सफर भी करना पड़ा था, क्योंकि यही उसका तरीका था अपने प्यार को दिखाने का। और एक नई नोटिफिकेशन आती है कि एक वेरिएबल अकर हुआ है, जिसके चलते स्टोरी लाइन पे अफेक्ट पड़ेगा। और हमें देखने को मिलता है कि पर्शिया अपने मैजिक के मदद से कार्लटन को फिलहाल हील करने की कोशिश कर रही थी। और इस वेरिएबल से रेसन समझ जाता है पक्का ही कुछ बदल चुका है पर्शिया और कार्लटन के बीच में। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन को उसके फादर की तरफ से लेटर आया था ताकि वो कल हुई चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। पर उसके लिए ये कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसने पहले से ही सारे के सारे जवाब तैयार करके रख लिए थे। और अब हमें मेटन फैमिली की मेन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर डेकेट्रा रेसन और कार्लटन से पूछते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि तुम तो पिलग्रिमेज पे थे और तुमने तो तब तक बैटल करना शुरू रखा, तब तक तुम्हारा माना रिफ्लक्स हो गया। और वो इन सवालों को जवाब दोनों लोगों से मांगते हैं। इन सवालों को सुन के रेसन समझ जाता है कि डेकेट्रा को हालांकि सारी चीजें पता है, बस वो ये अभी सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल हम दोनों में से कौन उनके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। सबसे पहले कार्लटन अपनी बात रखने की इजाजत मांगता है, जिसे सुन के रेसन भी हैरान रहता है और उसके फादर भी इजाजत दे देते हैं। तो कार्लटन कहता है कि इससे पहले मैंने जब अपने भाई से डुअल किया था तो मुझे डिस्टेंस के बारे में पता चला था कि एक मेज को दूसरे से डिस्टेंस रखना बहुत ज्यादा ही जरूरी रहता है। इसी वजह से मैंने वाटर ड्रॉपलेट शील्ड सीखी थी ताकि मैं इसे एक ताकत के तौर पे इस्तेमाल कर पाऊं। इसका टेस्ट करने के लिए मैंने रेसन से मदद ली थी कि आखिरकार ये कैसे रियल कॉम्बैट में काम करेगी। इससे मुझे मेरी ताकत और प्रोग्रेस के बारे में भी पता चल पाएगा। हाँ, पर मुझे इस चीज़ को मानना होगा कि मैं अभी भी रेसन से कमज़ोर हूँ
और मैं इस रिजल्ट को बिल्कुल भी झुटला नहीं सकता। उसके इस एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद रेसन भी हैरान था, क्योंकि पिछला वाला कार्ल्टन बिल्कुल भी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। इन बातों को सुनने के बाद डेकेट्रा इस चीज को रेसन से कंफर्म करवाते हैं और रेसन भी इन सारी बातों के लिए मान जाता है, पर वो छोटी सी स्माइल देते हुए सोचता है, हालांकि कार्ल्टन के इन लाइनों से उसने पहले ही मेरे लिए एक एडवांटेज बना दिया है। और तभी रेसन कहना शुरू करता है कि आपको सारी चीजों की जानकारी पहले से ही हो गई होगी, तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाने वाला, पर आप हमारे मोटिव्स के लिए जरूर ही क्यूरियस होंगे कि आखिरकार हमने ऐसा क्यों किया। जिस बात पे डेकेट्रा भी हामी भरते हैं, तो फिर रेसन कहता है, क्योंकि मुझे एक मेटन के तौर पे चैलेंज दिया गया था और एक मेटन होने की वजह से मैं किसी भी चैलेंज को मना नहीं कर सकता था, और उसी की ही वजह से मैं इतना ज्यादा चीजों को आगे ले गया ताकि कभी भी दोबारा कोई एक मेटन को चैलेंज करने की हिम्मत ना रखे, चाहे वो मेरा बड़ा भाई ही क्यों ना हो। और इस बात को सुनने के बाद कार्ल्टन भी उतना ही हैरान रहता है, और तभी डेकेट्रा कहते हैं, इसका मतलब तुम अपने चैलेंजर को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। तो रेसन कहता है, हाँ मेरी इच्छा तो वही थी, पर जब तक मैं फाइनल ब्लो दे पाता उससे पहले ही पर्शिया ने आकर मेरी फाइट में इंटरफेयर किया। मैं उस टाइम पर्शिया को बिल्कुल भी नहीं रोक पाया, पर जब मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि मैं पर्शिया को सरपास कर दूं, मैं पक्का उससे इस चीज का बदला लूंगा, वो भी सूद समेत। पर इन लाइनों को सुनने के बाद कार्ल्टन जितना हैरान नहीं था, उससे ज्यादा तो घबराया हुआ था कि क्या रेसन भूल चुका है कि पर्शिया है कौन और वो कितनी ज्यादा क्रूअल है। तो उसके फादर पूछते हैं, आखिरकार तुम पर्शिया से कैसे ही इस डेप्थ को कलेक्ट करने वाले हो। तो रेसन कहता है, जब मैं पर्शिया से ताकतवर हो जाऊंगा मैं उसके जजमेंट और उसके डिसीजन को बिल्कुल ही पलट दूंगा। जिसे सुनने के बाद डेकेट्रा भी एक स्माइल देते हैं और वो कार्ल्टन को कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ। जिसे सुन के कार्ल्टन भी समझ जाता है कि डेकेट्रा को रेसन से अकेले में कुछ बात करनी है, पर इस चीज से कार्ल्टन गुस्सा भी रहता है, क्योंकि उसने भी उतना ही ट्राई किया था, पर फिर भी उन दोनों के बीच का गैप कुछ ज्यादा ही है। तभी वो बाहर आकर किसी से पूछता है, क्या मैं भी उतना स्ट्रांग हो सकता हूं। पर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि पर्शिया से ये सवाल पूछ रहा था। जिस सवाल को सुन के पर्शिया कहती है, अब क्या एक कीड़ा भी स्ट्रांग होना चाहता है। तो कार्ल्टन कहता है, पर मैं भी मेटन के ब्लड को इनहेरिट करता हूं। जिसे सुन के पर्शिया एक बार के लिए शांत हो जाती है और बाद में कहती है, पर कीड़ों को केयर करना मेरी एक हॉबी में से एक है। और वो ये कहते हुए वहां से चली जाती है कि कल से हर सुबह 10 बजे तुम मेरे पास आया करोगे। जिसे सुन के कार्ल्टन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि सिस्टर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। और उधर रेसन के पास नोटिफिकेशन आती है कि करेक्टर कार्ल्टन मेटन का सिनेरियो बदल चुका है। जब तक रेसन समझ पाता कि आखिरकार क्या हुआ है, तभी तक उसके फादर पास आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो सेंस करते हुए कहते हैं, क्या तुमने नोजरन आइस मैजिक सीखा है। जिसमें रेसन भी हामी भरता है कि वो इसका इस्तेमाल अपनी कॉम्बैट टेक्निक्स के साथ करने वाला है। तभी उसके फादर याद दिलाते हुए कहते हैं, तुम्हें याद तो होगा कि मैंने तुम्हारी बॉडी पे एक मैजिक को इनग्रेव किया था, जो चीज रेसन को भी याद रहती है। पर तभी उसके फादर कहते हैं कि मुझे उस मैजिक को थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करने दो। और तभी हमें देखने को मिलता है कि वैसे ही कैरेक्टर रेसन के पूरी बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं, पर इस बार रेसन को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, जैसा कि उसे आखिरी बार हुआ था। और उसके फादर कहते हैं कि यह मैजिक दूसरों को पता नहीं लगने देगा कि तुमने एट्रीब्यूट मैजिक भी सीखा है, यहाँ तक कि जो लोग स्किल्ड भी होंगे जैसे कि एविलिया, वो तक भी पता नहीं लगा पाएगी। और तभी वो कंप्लीट हो जाता है और उसके फादर कहते हैं, क्या तुम भूल चुके हो कि जब तुम्हें गिफ्ट मिलता है तो तुम्हें क्या कहना रहता है। जिसे सुन के रेसन भी एक बार के लिए हैरान हो जाता है, पर तभी वो अपने फादर से थैंक्स करता है और तुरंत ही उसके फादर उसे जाने को कह देते हैं। पर अभी वो काफी ज्यादा स्माइल कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑटम मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रेसन नहाते हुए सोच रहा था कि जो मैंने ओरिजिनल नोवेल लिखी थी उसमें कभी भी डेकेट्रा ने कोई भी गिफ्ट अपने बच्चों को दिया ही नहीं था। पर मैं इतना तो कंफर्म हूं, जो उन्होंने मेरे ऊपर मैजिक सर्कल लगाया है वो सिर्फ मेरे एट्रीब्यूट मैजिक को कंसील करने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कभी भी वो उसे 2 बार मेरी बॉडी पे इनग्रेव
बिलीव नहीं करते, पर जो भी हो मैं इसके बारे में अपनी इस जर्नी में पता लगा लूंगा। हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जब ग्रांडल फैमिली में जाने का टाइम आ चुका था, जहां पर हैम्पटन ने अपने से भी दुगना बड़ा झोला अपने ऊपर उठा रखा था और फिलहाल रूडिया तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी ग्रांडल फैमिली में जाने के लिए। और हमें बताया जाता है कि साढ़े फैमिली के हिसाब से ग्रांडल फैमिली मेटन फैमिली से कुछ ज्यादा ही दूर है। साढ़े फैमिली तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही समुद्र को पार करना पड़ेगा, पर उसके मुकाबले ग्रांडल फैमिली में पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें एक समुद्र, दुनिया की सबसे लंबी नदी और दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। और ये सब करने में उन लोगों को लगभग 7 दिन हो चुके थे और अब इस जगह से एर्फ शुरू होता है जिसे कि ग्रांडल फैमिली रूल करती है। पर अभी भी उनका सफर लंबा होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैजिक पोर्टल्स एग्जिस्ट नहीं करते, जिस चीज को जान के रूडिया काफी ज्यादा ही हैरान थी। और हमें पता चलता है कि उन लोगों के रास्ते में ज्यादा दिक्कत नहीं आई और जो भी दिक्कतें आती थी उन्हें हैरिया उन तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देती थी। और आखिरकार वो लोग अपनी डेस्टिनेशन के आखिरी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, द ग्रांडल फैमिली में। और ग्रांडल फैमिली का दरवाजा कुछ ज्यादा ही बड़ा था, जिसे देख के रेसन खुद भी हैरान था। पर जैसे ही वो उस पे अपना हाथ रखता है तभी उससे नोटिफिकेशन आती है कि इस दरवाजे के ऊपर फाइटिंग स्पिरिट एम्पलीफिकेशन मैजिक इस्तेमाल किया गया है। और दूसरे साइड हमें ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च को दिखाया जाता है, जो कि कॉम्बैट किंग से रोसलिन के बारे में बात कर रहे थे। पर तब तक उनके पास भी न्यूज आ जाती है कि रेसन मेटन उनके फ्रंट गेट पे पहुंच चुका है। तो वो उस ग्रुप के साइज के बारे में पूछते हैं, तो उनका सर्वेंट बताता है कि वो अपने 2 शैडोज और एक मैजिशियन के साथ आया है। और जब उनके पूछने पे उनका सर्वेंट उन्हें यह बताता है कि वो अपना हाथ रखने के बाद दरवाजे पे रुक गया, तो वो कॉम्बैट किंग से पूछते हैं, तो मैं क्या लगता है छोटे भाई, क्या वो उस चीज को समझ पाएगा? तो कॉम्बैट किंग कहते हैं वो कुछ ज्यादा ही समझदार है और इसके अलावा भी उसकी आंखें। पर यही कहने के बाद वो एकदम ही शांत हो जाते हैं और वो बात को टालते हुए कहते हैं कि भूल जाओ, अभी मैंने कुछ कहा भी था। फिर हमें बाहर रेसन को दिखाया जाता है, जहां पर वो अभी भी उसी दरवाजे पे हाथ रखे हुआ था। पर जब हैम्पटन ये सुनता है कि दरवाजा कुछ ज्यादा ही भारी है, तो वो डायरेक्टली दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुका है ट्रेनिंग करके अब तक। पर अपनी पूरी जी जान लगाने के बाद वो दरवाजे को 1 इंच तक भी नहीं हिला पाता, बेचारा हाफते ही हाफते रह जाता है। पर हमें जानने को मिलता है कि साढ़े फैमिली के हिसाब से रेसन को ग्रांडल फैमिली के बारे में कुछ ज्यादा ही कम चीजें पता हैं, क्योंकि साढ़े फैमिली इस मानुआ की मेन प्रोटैगनिस्ट होने वाली थी। इस वजह से उसने ग्रांडल फैमिली पे इतना ध्यान नहीं दिया। पर तभी उसका सिस्टम विंडो उसे बताता है कि जब तक तुम्हारे अंदर फाइटिंग स्पिरिट का एक जर्रा भी है, तो अगर तुम इस दरवाजे को खोलते या फिर बंद करते हो तो तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट एक छोटे से अमाउंट के साथ बढ़ेगी। और जब अभी रेसन के पास अपॉर्चुनिटी उसके आंखों के सामने है, तो वो मौका कैसे ही छोड़ सकता है। वो सीधे ही अपनी हड्डियां छटकाते हुए गेट के पास जाता है और अपनी ताकत से उस दरवाजे को खोल देता है। और ये न्यूज ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च के पास भी पहुंच जाती है। और हमें यह भी पता चलता है कि ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च के कहने पे उस दरवाजे को सबसे ज्यादा भारी कंडीशन पे रखा गया था। और उन्हें यह पता चलता है कि रेसन डायरेक्टली ही मार्शल आर्ट हॉल की तरफ गया है, जिसे सुन के वो कहते हैं, हाँ, उस दरवाजे को खोलना इतनी भी बड़ी बात नहीं है अगर उसके पास फाइटिंग स्पिरिट हुई। पर तभी वो सर्वेंट बताता है माफी मांगते हुए कि हालांकि हमने उसकी बॉडी की फ्लो में फाइटिंग स्पिरिट को महसूस किया था, पर उसने उस दरवाजे को खोलने के लिए बिल्कुल भी फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब उसने सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के बलबूते उस दरवाजे को खोला है। जिसे सुन के ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च अपने थ्रोन से उठते हुए कॉम्बैट किंग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें इस चीज की परमिशन दी थी कि तुम मेटन्स के साथ कुछ चीजों को एक्सचेंज कर सको, पर तुमने तो एक मॉन्स्टर को ही बना दिया। जिसे सुनने के बाद कॉम्बैट किंग कहते हैं वो एक मॉन्स्टर नहीं है, बस वो हद से ज्यादा ही स्ट्रांग है। पर तभी वो अपने बड़े भाई को एक और झटका देते हैं, ये कहते हुए कि इस पूरे टाइम उसने 3rd डिग्री ब्लैक सूट को भी पहने रखा था। जिसे सुनने के बाद ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च सच में ही पूरे शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही जाना पड़ेगा रेसन को देखने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्शल आर्ट हॉल में दिखाया जाता है, जो कि ग्रांडल फैमिली की लाइब्रेरी है। वहां का लाइब्रेरियन अपना इंट्रोडक्शन रेसन को देता है और उसका नाम आल्टो होता है। पर इस
नाम को सुन के रेसन थोड़ा हैरान रहता है क्योंकि इस कैरेक्टर के बारे में उसे अच्छे से पता था। ये फ्यूचर में जाकर कासिम का बहुत ज्यादा ही अच्छा दोस्त बनता है, यहाँ तक कि ये इतना पावरफुल हो जाता है कि ये उसके मास्टर कॉम्बैट किंग मैग्नर को भी सरपास कर देता है। पर अभी उसकी इस फिजिक को देख के रेसन को इस बात पे खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था और तभी अल्टो अपना चश्मा सही करते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ उस ब्यूटीफुल लेडी का नाम जो आपके पीछे खड़ी है? पर इस बात को सुन के रेसन खुद भी पीछे घूम के देखने पे मजबूर हो जाता है और उसे समझ आता है कि अल्टो अभी हैरिया के बारे में बात कर रहा है और फिलहाल हैरिया भी उतनी ही हैरान होती है। हैरिया के रिएक्शन से रेसन को समझ आ जाता है कि वो फिलहाल काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है इस कमेंट से। पर हैरिया ये कहती है अल्टो से कि जिस पर्सन को मैं सर्व करती हूँ वो मेरे सामने ही खड़ा है तो तुम्हें कम से कम थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, जिसे सुन के वो माफी मांगता है। और तभी रेसन को एक चीज याद आती है कि हाँ, जो उसका नोवेल में अल्टो का कैरेक्टर था वो भी एक प्ले बॉय का था, यहाँ तक कि उसने एक बार रूडिया के भी ऊपर ट्राई करने की कोशिश की थी पर आखिरी में रूडिया ने उसके सारे बाली जला के राख कर डाले थे। पर तभी रेसन कहता है क्यों ना आप हमें लॉर्ड ग्रांडल के पास ले जाएं, पर इससे पहले कुछ और हो पाता। खुद ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च और उसके मास्टर वहां पर आ जाते हैं, वो भी अचानक से ही। मास्टर मैग्नर तो रेसन को इतना हैरान देख के काफी ज्यादा ही खुश थे और फिलहाल ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च उतने ही हैरान थे रेसन की बॉडी को देख के कि एक ऐसा मैजिशियन जो फाइटिंग स्पिरिट को भी पजेस करता है। और तभी वो रेसन को पिक करने के लिए देते हैं कि तुम किस लाइब्रेरी में जाना चाहोगे, 3rd ग्रेड लाइब्रेरी या फिर 2nd ग्रेड लाइब्रेरी। पर इस चीज से रेसन हैरान था क्योंकि उसे लगा था कि उसे दोनों में ही जाने की परमिशन होगी। और तभी मास्टर मैग्नर रेसन का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी ट्रिक में विक्टिम बनकर, क्योंकि अगर आपको याद ना हो तो सीजन 1 में रेसन ने मास्टर मैग्नर को ऐसे ही अपना मास्टर बनाया था। पर रेसन को डिसाइड तो करना था तो वो डिसाइड करता है मार्शल आर्ट हॉल को। पर इस चीज को सुन के ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च हैरान थे क्योंकि मार्शल आर्ट हॉल यहाँ तक कि 3rd ग्रेड का भी नहीं है। पर वो एक वाहियात सा रीजन देते हुए कहता है कि यहाँ का जो लाइब्रेरियन है उसकी मूवमेंट्स कुछ ज्यादा ही अच्छी हैं, तो मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट हॉल में कुछ ज्यादा ही सीक्रेट्स अनकवर करने को हैं। पर असलियत में उसने इस वजह से मार्शल आर्ट हॉल को चूज किया है क्योंकि फ्यूचर में जाकर अल्टो कॉम्बैट किंग को भी सरपास कर देता है, तो इसका मतलब उसे कुछ मार्शल आर्ट हॉल से मिला होगा जिसके चलते वो फ्यूचर में इतना ताकतवर हो जाता है। तो फिर ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च भी रेसन को अलाउ कर देते हैं मार्शल आर्ट हॉल में एंटर करने को। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर अल्टो रेसन को लाइब्रेरी के अंदर वेलकम कर रहा था और तभी रेसन नोटिस करता है कि उसकी हेवनली आई एक बुक के ऊपर रिएक्ट कर रही है। और जब रेसन उस बुक के बारे में पूछता है तो अल्टो उसे डायरेक्टली ही वो बुक दे देता है। पर रेसन उस बुक का नाम देख के काफी ज्यादा हैरान था जो कि था टटुन का सीक्रेट मार्शल आर्ट फर्स्ट स्टाइल। वो हैरान इस वजह से था क्योंकि टटुनका और किर्टल एक ही हैं और किर्टल ग्रांडल फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और तभी रेसन इस बुक के बारे में और चीजें अल्टो से पूछने की कोशिश करता है पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता। और तभी अल्टो हैरिया के ऊपर एक और बार ट्राई करने की कोशिश करता है ये पूछते हुए क्या आपको किसी चीज की जरूरत है माई लेडी। पर अब तो हैरिया को उसकी ये बातें सच में काफी ज्यादा वाहियात लगने लगी थी। पर वो ये कहती है तुम बस मेरे लॉर्ड के लिए चाय ले आओ, जिसे सुन के अल्टो उदास होकर जाने लगता है। और बेचारा रेसन पीछे खड़ा हुआ सोच रहा था कि अगर इसे पता चल गया कि हैरिया असल में कौन है तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके पास हिम्मत भी होगी उससे ऐसे बात करने की। और हमें अल्टो की तरफ दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा था कि क्या सच में रेसन टटुनका की बुक का सीक्रेट अनकवर कर पाएगा। उसकी इमेज जो रूमर्स में बताई जाती है उससे काफ़ी ज़्यादा ही अलग है। पर तभी वहाँ पर रोजलिन आ जाती है और वो रेसन के बारे में पूछती है और ऑर्डर देते हुए कहती है कि मुझे उस तक गाइड करो, जिस चीज़ के लिए अल्टो भी मान जाता है। और जब वो लोग लाइब्रेरी में जाते हैं तो वो देखते हैं कि रेसन उसी किताब को पढ़ रहा था। पर रेसन के कंसंट्रेशन को देख के कि वो बिल्कुल भी नहीं हिला उनके आने पे अल्टो काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रेस था। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेसन अभी भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ उस किताब को पढ़ रहा था जबकि रोजलिन उसके साइड में आकर बैठ चुकी थी, जिसे इतना कंसंट्रेटेड देख के खुद रोजलिन भी हैरान थी कि ये वही रेसन है जिससे वो सबसे पहली बार मिली थी। और अब आखिरकार रेसन अपनी उस बुक को बंद कर देता है और तभी वो पूरा ही हैरान हो जाता है रोजलिन को अपने साइड में बैठा हुआ देख के।
और तभी रोजलिन रेसन पे सवाल और सवाल पे सवाल पूछना शुरू कर देती है, जिसे देख के रेसन हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हारी पर्सनालिटी को देख के मुझे नहीं लगता कि ये सवाल तुम्हारे मन में आए होंगे, पक्का ही तुम्हारे फादर ने इन सवालों को मुझसे पूछने को कहा होगा। जिसे सुन के हालांकि रोजलिन काफी ज्यादा एम्बैरेस थी, पर वो हामी भी भरती है और तभी रेसन उन सवालों के जवाब देना शुरू भी कर देता है। और ये सारी चीजें अल्टो बाहर से सुन रहा था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसने उस किताब को 95% एनालाइज कर लिया था और तभी अल्टो उसे चाय देने आता है और उससे पूछता है क्या आपने सच में इस किताब को खत्म कर लिया है। जिसके इस सवाल को सुन के रेसन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो पूछता है क्या तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो लाइब्रेरियन अल्टो। इस सवाल को सुन के एक बार के लिए अल्टो पूरी तरीके से ही शांत हो जाता है। अल्टो घबराते हुए रेसन को मना करता है कि वो तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा लाइब्रेरियन है, पर रेसन उसकी कैरेक्टरिस्टिक में साफ सुथरा देख रहा था कि वो इस बुक का गार्डियन है। पर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक तो रेसन को भी हैरान कर देती है कि वो एक व्हाइट सेडार एंट है, पर रेसन को वो ऑर्डिनरी ह्यूमन ही लग रहा था, ना कि कोई एंट। पर तभी रेसन उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा टाइम से इस बुक को गार्ड कर रहे हो। जिसे सुन के अल्टो भी हैरान होकर पूछता है कि आखिरकार आपको कैसे पता चला। तो जब रेसन जवाब देता है कि उसे इस किताब से पता चला, तो वो कह देता है कि इस किताब में मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जिस लाइन को सुन के रेसन किताब को बंद करते हुए कहता है कि तुम्ही ने तो पहले मुझसे कहा था कि तुमने इस किताब को पढ़ा ही नहीं। जिसे सुन के अब अल्टो थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि आखिरकार आपको कैसे पता चला। ये चीज हमारे क्लैन में काफी ज्यादा टाइम से सीक्रेट थी और ये कहा जाता था कि जो सक्सेसर होगा वही इस टेक्निक को समझ पाएगा और टटुनका की लेगेसी को अनकवर कर पाएगा। पर फिलहाल रेसन को एक चीज थोड़ी परेशान कर रही थी, क्योंकि अल्टो फ्यूचर में जाकर कॉम्बैट किंग बनता है, इतना ज्यादा ताकतवर कि वो मास्टर मैग्नर को भी सरपास कर दे। पर अभी के हिसाब से वो काफी ज्यादा ही अलग होता है, शायद से उसका इस बुक से कुछ लेना देना होगा। और तभी रेसन उस बुक का असली नाम बताता है, टटुनका सीक्रेट मार्शल आर्ट फर्स्ट स्टाइल। और वो जाते हुए वहां से कहता है बस मुझे एक दिन और चाहिए इस बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके बाद मैं तुमसे इस किताब के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा, क्या तुम्हें ये चलेगा। जिस बात के लिए अल्टो भी मान जाता है। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जब रेसन ने उस बुक को पूरी तरीके से ही एनालाइज कर लिया था और उसे उससे एक स्किल मिलती है 10,000 बाइट्स, जो कि उसके हार्ट के ऊपर इनग्रेव हो जाती है। और उस स्किल के बारे में भी रेसन को थोड़ा बहुत पता था, हालांकि ज्यादा डिटेल में नहीं। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, जब भी तुम किसी को सिर्फ टच भी करोगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि एक खूंखार भेड़िया उन्हें काट रहा है। रेसन ने नोवेल में यहां तक कि लिखा था कि कॉम्बैट किंग मैग्नर को भी इस टेक्निक से परेशानी होती थी, और अगर तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल अपने से कमजोर इंसानों पे करोगे तो उन्हें तो ऐसा लगेगा सिर्फ तुम्हारे छूने से ही कि उनका वो बॉडी पार्ट उनकी बॉडी से अलग हो गया। और अब इस टेक्निक को देख के रेसन कंफर्म हो जाता है कि अल्टो का कॉम्बैट किंग बनना इसी किताब से जुड़ा हुआ था। और तभी अल्टो भी उसके पास आ जाता है, जो कि कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझसे इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो रेसन भी हामी भरता है, पर अल्टो अपना चश्मा संभालते हुए कहता है कि डिबेट तब की जाती है जब दोनों लोगों को उस टॉपिक के बारे में पता हो, पर मुझे तो इस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे सुन के रेसन कहता है तुम्हारे मार्शल हॉल के भी पास एक ट्रेनिंग ग्राउंड तो होगा, तो मुझे वहां पर ले चलो, मैं तुम्हें 1000 बाइट्स दिखाने वाला हूं। पर इसे सुन के अल्टो पूरा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ रेसन को 2 दिन ही हुए हैं और वो ये कह रहा है कि उसने इस टेक्निक को सीख लिया। और तभी अल्टो रेसन को ट्रेनिंग ग्राउंड पे ले जाता है, वहां पर उससे पूछता है कि आखिरकार मुझे करना क्या है। तो रेसन उसे बताता है कि मैं तुम्हारे ऊपर 1000 बाइट इस्तेमाल करूंगा, हाँ किसी वाइटल स्पॉट पे नहीं, तो फिर तुम अपने हाथ को आगे कर दो। और अल्टो भी ऐसा ही करता है। तभी रेसन अपने हाथ में फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट करके 1000 बाइट को 2 उंगलियों पे इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देख के अल्टो पूरा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उस मार्शल आर्ट की असली पावर को फील कर पा रहा था। पर तभी अचानक से ही पूरा का पूरा टाइम स्टॉप हो जाता है, जिसे देख के रेसन भी हैरान था कि आखिरकार अभी क्या हो गया, क्या फिर से कोई प्रोबेबिलिटी लैकिंग है। शायद से ये उसके बारे में होगी कि ये किताब ग्रांडल फैमिली की लाइब्रेरी में कर क्या रही है। पर इसके अलावा भी रेसन को एक चीज परेशान कर रही थी, वो ये थी कि एल्बर्टो और एल्टो में काफी ज्यादा ही उनके नाम में सिमिलैरिटी थी, पर
रेसन कभी भी एल शब्द का ज्यादा इस्तेमाल अपनी नोवेल में नहीं करता था। उसने 2 और लोगों को एल से नाम दिया था, पर वो दोनों ही लोग आगे चल के विलन्स भी बन जाते हैं। और एक बार दोबारा से रेसन के पास उसकी डायरी और उसकी पेंसिल आ जाती है, जहां पर वही सवाल लिखा था कि आखिरकार ततुनका की किताब ग्रांडल फैमिली में कर क्या रही थी। पर रेसन कुछ देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बार पूरे के पूरे 2 पन्ने ही खाली रहते हैं और उसके क्रिएटर प्रिविलेज में एक और अथॉरिटी जुड़ जाती है वन टाइम इरेज की। पर रेसन अभी बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि 2 पन्नों को लिखना वो भी काफी ज्यादा ही खतरनाक काम है। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो ये एक झटके में ही पूरा वर्ल्ड तबाह कर सकता है, क्योंकि इससे सिर्फ वो ही नहीं मरेगा बल्कि उसके सारे दोस्त भी मारे जाएंगे। और वो अपने दिमाग पे काफी ज्यादा जोर डालने लगता है, क्योंकि हर बार की तरह उसे लिखना अपनी ही जर्नी और एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। रेसन एल्बर्टो और किर्टेल के बारे में याद करने लगता है और तभी उसे सीजन 2 में कही हुई एल्बर्टो की बात याद आती है कि मैंने हमेशा ही किर्टेल को अपना दोस्त माना है, पर क्या वो मुझसे नफरत करता है मुझे इस बारे में नहीं पता, या फिर वो मेरी ही तरह फील करता है। जिसे याद करके उसे उसकी मदर की कही हुई एक बात भी याद आती है कि जो प्यार और नफरत है वो एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े हुए इमोशंस हैं। इन बातों के याद आने के बाद रेसन लिखना शुरू करता है कि एल्बर्टो को पता ही नहीं था कि किर्टेल भी उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है। और जब एल्बर्टो ने अपना सपना किर्टेल को बताया था तो उस टाइम किर्टेल को भी अंदर से ऐसी ही फीलिंग आई थी कि वो अपने सपने को पूरा जरूरी कर पाए, पर ऐसा तब तक नहीं हो सकता था जब तक वो दोनों इस दुनिया में एक्टिव रहते। इसी वजह से उसने अकेले ही एल्बर्टो की मैजिक कॉम्बैट टेक्निक के ऊपर रिसर्च जारी रखी। हालांकि वो उन टेक्निक्स को मेटन फैमिली में टेस्ट नहीं कर सकता था। तभी आगे चल के किर्टेल ने गोल्डन टाइगर ट्राइब को ज्वाइन किया टटुनका के नाम से, और उसने इस टेक्निक को क्रिएट किया टटुनका सीक्रेट मार्शल आर्ट स्टाइल, और इस टेक्निक को ग्रांडल फैमिली की लाइब्रेरी में छुपा दिया ताकि किसी दिन ग्रांडल फैमिली के डिसेंडेंट ग्रो कर पाएं और एल्बर्टो की लेगेसी को आगे बढ़ा पाएं। और ये लिखने के बाद रेसन अभी भी काफी ज्यादा घबराया हुआ था कि ये वर्ल्ड इसे एक्सेप्ट करेगा भी, पर तभी नोटिफिकेशन आती है कि लैकिंग प्रोबेबिलिटी रिस्टोर हो चुकी है। और रेसन ने इतनी अच्छे से रिस्टोर की है कि उसकी अथॉरिटी वन टाइम इरेजर बिल्कुल भी गायब नहीं होगी। यहां तक कि उसे 2 नई लाइंस जोड़ने की भी अथॉरिटी मिल जाती है, जिन दोनों लाइंस को वो अल्टो के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिसमें वो पहले लिखता है कि लाइब्रेरियन अल्टो हमेशा ही अपने फेवर को दोबारा लौटाता है, और दूसरा कि उसके पास नेचुरल टैलेंट है टटुनका की सीक्रेट मार्शल आर्ट सीखने का। और तभी टाइम दोबारा से ही नॉर्मल होने लगता है और रेसन उसी पोज में आ जाता है जब वो 1000 बाइट्स इस्तेमाल कर रहा था, जिसका वो इस्तेमाल अल्टो के हाथ के ऊपर कर देता है। पर तभी अल्टो के हाथ से खून बहना शुरू हो जाता है, जिससे एक बार के लिए तो रेसन भी डर जाता है, क्योंकि उसने बहुत कम अमाउंट में अपनी फाइटिंग स्पिरिट इस्तेमाल की थी। और वो लाइब्रेरियन से पूछता है क्या आप ठीक हैं, पर अल्टो तो फिलहाल ऐसे रिएक्ट करता है कि उसे दर्द तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, और वो तो ये तक कहता है कि एक और बार मुझे आपकी उस टेक्निक को देखना है यंग मास्टर, क्या आप दोबारा से उसे मेरे ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसकी इस बात करने के तरीके से रेसन समझ जाता है कि उसके लाइनों के इफेक्ट इस दुनिया के ऊपर शुरू हो चुके हैं, और वो दोबारा से अपना 1000 बाइट स्किल इस्तेमाल करता है। और ऐसा ही करते करते अल्टो रेसन से अपने हाथों पे कई बार उस स्किल का इस्तेमाल करवाता है जब तक शाम नहीं हो जाती। और तभी वो रेसन से कहता है कि मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिसे अचानक से बोलता हुआ सुन के रेसन भी हैरान हो जाता है। पर रेसन पूछता है कि आखिरकार वो क्या है, तो वो कहता है कि मुझे टेक्निक को ट्राई करना है, जो बात रेसन को भी हैरान करती है, क्योंकि उसे 2 दिन लगे हेवनली आई से इस टेक्निक को सीखने के लिए, पर अल्टो उसे अभी ही ट्राई करना चाहता है। तो फिर रेसन भी मना नहीं करता और वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, और तभी अल्टो उसी टेक्निक को ट्राई करता है और सच में ही उसके पास से वैसा ही ऑरा निकलने लगता है। पर जैसे ही उसका हाथ रेसन को टच करता है, रेसन के हाथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देख के अल्टो बिल्कुल भी निराश नहीं होता। वो यही कहता है कि जैसा कि मुझे उम्मीद थी, ये इतना भी आसान नहीं है, सिर्फ देखने से ही मैं इसे ट्राई नहीं कर सकता। इस बात को सुन के रेसन उसकी गलतियों के बारे में अल्टो के बताने लगता है, और वो ये तक बताता है कि उसे किस तरीके से इस टेक्निक को इस्तेमाल करना है। और तभी रेसन देखता है कि सिर्फ उसकी उतनी छोटी सी एडवाइस से ही अल्टो ने काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है,
और तभी अल्टो कहता है क्या आप मेरे टीचर बनेंगे। इस लाइन से रेसन पूरा ही शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। तो फिर अल्टो बताता है कि मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरी बॉडी 10,000 बाइट्स को इतनी ज्यादा आसानी से सीख लेगी। ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरी ब्लड लाइन में ही हो। और तभी अल्टो अपने घुटनों पे आते हुए कहता है कि आपकी ही वजह से मैं अपनी इस ताकत को अवेकन कर पाया हूं, तो इसी वजह से मैं आपसे पूछता हूं क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। और रेसन फिलहाल इस अचानक के प्रपोजल से काफी ज्यादा ही हैरान रहता है और वो ये कहता है कि मैं एक मैरिटन हूं और तुम तो एक ग्रांडल हो। तो अल्टो बताता है कि मैं तो सिर्फ यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पे हूं, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और तभी रेसन साइड में देखते हुए कहता है कि लाइब्रेरियन तो ये चाहता है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मास्टर। और हमें पता चलता है कि अब तक मास्टर मैग्नर साइड में ही खड़े हुए थे, जिन्हें यहां पर देख के अल्टो भी पूरी तरीके से ही हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें रोजलिन और उसके फादर के साइड दिखाया जाता है, जहां पर रोजलिन अपने फादर को सजेस्ट कर रही थी रेसन के ऊपर नजर रखने को, पर उसके फादर मना करते हुए कहते हैं कि खुद मैंने उसे अपने वर्ड्स दिए हैं, तो फिर मैं उनसे पीछे कैसे ही हट सकता हूं। ऐसे ही हम अपनी अथॉरिटी को दिखाते हैं, जिस बात को सुन के रोजलिन भी मान जाती है। पर तभी रोजलिन कहती है कि यहां पर एक और इंसान भी है जो कि मेरी अथॉरिटी को इग्नोर करता है, पर आगे हमें उनकी बातचीत नहीं सुनाई जाती। फिर हमें रेसन और मास्टर मैग्नर की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर मैग्नर रेसन से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां पर हूं, क्या तुमने मेरी प्रेजेंस को फील किया या फिर अपनी उन आंखों से देखा। और अगर आप लोग इस वजह से हैरान हैं कि मास्टर मैग्नर रेसन की आंखों को बार बार क्यों लाते हैं, तो आपको याद ना हो तो सीजन 1 में रेसन ने मास्टर मैग्नर को बताया था कि उसके पास स्पेशल तरह की आंखें हैं, जिसके चलते वो नेचर के हिडन सेटिंग्स को देख सकता है। पर तभी मास्टर मैग्नर कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल तुम्हारा जो सवाल की है ग्रांडल फैमिली का लाइब्रेरियन मेटन को सर्व करना चाहता है। जिस बात को सुन के अल्टो को लगता है कि अब वो चिल्लाई खाएगा, पर तभी मास्टर मैग्नर कहते हैं कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि वो हमारी ग्रांडल लीनेज से बिलोंग नहीं करता, तो उसके पास राइट है अपने विल के ऊपर चलने का। मास्टर मैग्नर टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं कि आखिरकार तुमने उस सीक्रेट मार्शल आर्ट को 2 दिनों में ही सीख लिया। तो रेसन कहता है कि आप इस पे भरोसा नहीं करते। जिस बात को सुन के कॉम्बैट किंग मन में सोचते हैं कि यह बच्चा हमेशा ही मुझे और ज्यादा क्यूरियस करता रहता है, और जिस चीज की नोटिफिकेशन रेसन के भी पास आ जाती है पर वो खुश होने की बजाय चिंता करता है क्योंकि इससे उसकी प्रोबेबिलिटी पे अफेक्ट पड़ सकता है। पर तभी कॉम्बैट किंग अल्टो से कहते हैं कि तुम यहां से चले जाओ, मुझे अभी अपने डिसाइपल से थोड़ी प्राइवेट में बात करनी है। तो अल्टो एकदम ही कहता है ऑफ कोर्स, आप जबकि मेरे मास्टर के भी मास्टर हैं, तो फिर अब से मैं आपको ग्रांड मास्टर बुलाया करूंगा। और यही कहकर वो रेसन को लव यू का साइन बनाते हुए जाता है। और जब अल्टो वहां से चला जाता है तो फिर मास्टर मैग्नर अपने पॉइंट पे आते हैं और वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट को निकालते हुए कहते हैं कि उस टेक्निक का इस्तेमाल मेरे ऊपर करो, पर इस बार तुम उसका पूरी ताकत से मेरे ऊपर इस्तेमाल करना। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर मैग्नर रेसन से उसके कपड़े उतारने को कहता है। थोड़ा नाटक करने के बाद रेसन आखिरकार मान जाता है और उसकी बॉडी को देखकर मास्टर मैग्नर कहते हैं सच में तुम काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हो, अब टाइम आ चुका है तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाने का। जिसे सुनने के बाद रेसन कहता है 4 सालों में आपने मुझे सिखाई तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस सारी ट्रेनिंग को दोबारा से चालू करने वाले हैं। तो मास्टर मैग्नर मना करते हुए कहते हैं कि वो तो सिर्फ बेसिक सी बॉडी ट्रेनिंग थी, पर अब मैं तुम्हें असली मार्शल आर्ट सिखाने वाला हूं जिससे तुम अपने बॉडी के अंदर की फाइटिंग स्पिरिट को बढ़ा पाओगे। जिसे सुन के रेसन सच में ही शॉक रहता है और वो पूछता है कि ये तो पूरा ही इम्पॉसिबल है। तो मास्टर मैग्नर बताते हैं कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, पर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अभी कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जिसे आगे चल के मैं अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करूंगा। और वो बताते हैं जैसा कि मेजेस अपनी बॉडी के अंदर के माना कल्टीवेशन से बढ़ाते हैं, वैसे ही हम मार्शल आर्टिस्ट अपनी बॉडी के अंदर फाइटिंग स्पिरिट को की एब्जॉर्प्शन मेथड से बढ़ाते हैं। और फिलहाल जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं वो मेडिटेशन टेक्निक है। आम लोग इसे नहीं सीख सकते, पर तुम्हारी आंखों की वजह से तुम इसे सीख पाओगे या फिर तुम किताबों से इसे सीखना चाहोगे। और वो बताते हैं कि ग्रांडल फैमिली में ऐसी भी किताबें हैं पर वो फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी में है। पर इस चीज से रेसन शॉक होते हुए पूछता है कि अगर ये बात फैमिली लीडर को पता चल गई तो वो तो इसे चोरी मानेंगे।
तो उसके मास्टर कहते हैं हाँ ये चोरी मानी जाती अगर मैं उन्हें लाइब्रेरी से बाहर लाता, पर मैं फिलहाल अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, तो इसमें चोरी नाम की चीज कहां से आ गई। पर रेसन को यह भी पता था कि फैमिली लीडर इस बात को पता लगा ही लेंगे। तभी कॉम्बैट किंग मैग्नर कहते हैं कि अगर मैं फैमिली रूल्स के ही हिसाब से चलता तो फिर तो तुम मेरे डिसाइपल भी नहीं बन पाते। इन बातों से रेसन एक बात समझ जाता है कि पक्का ही उसके मास्टर और ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च के बीच में कोई नेगोशिएशन तो हुई होगी। और अब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, वो भी ग्रांडल फैमिली के सीक्रेट रूम में, जहां पर आने के बाद मास्टर मैग्नर अपने बड़े भाई से पूछते हैं कि आखिरकार आपने किस बात को डिस्कस करने के लिए मुझे यहां पर बुलाया है। तो उनके बड़े भाई कहते हैं कि अब से मैं एक लीडर के तौर पे नहीं बल्कि तुम्हारे भाई और एक ओल्ड फ्रेंड के तौर पे बात करूंगा। मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल के वजह से बुलाया है। इस चीज को मैंने कंफर्म कर लिया है कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट बढ़ी थी जब उसने उस आयरन डोर को खोला था। एक बार जब वो उसे कंट्रोल करना सीख गया तो हम एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को देखेंगे जिसे हमने कभी भी नहीं देखा। जिस बात पे कॉम्बैट किंग मैग्नर भी हामी भरते हैं कि एक दिन रेसन उन्हें तक सरपास कर सकता है। पर तभी उनके भाई सीरियस हो जाते हैं, फाइटिंग स्पिरिट निकालते हुए कॉम्बैट किंग को अपनी ग्रांडल फैमिली के रूल के बारे में याद दिलवाते हैं। कभी भी ग्रांडल फैमिली की टेक्निक्स बाहर के लोगों को सिखाई नहीं जा सकती, हालांकि वो तुम ही क्यों ना हो या फिर मैं ही। इन बातों का मतलब साफ था कि कॉम्बैट किंग को डिसेबल कर दिया जाएगा कि वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट तक इस्तेमाल ना कर पाए। ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं तभी मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा कोई भी डिसीजन ना लो, क्योंकि क्या तुम्हें लगता है कि मैं रेसन को जाने दूंगा जबकि उसने हमारे ग्रांडल फैमिली की मार्शल आर्ट सीखी है। जिनकी इस बात को सुन के सबसे पहले तो कॉम्बैट किंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर रेसन विक्टिम है क्योंकि मैंने उसे फोर्स किया था, पर जब ये काम नहीं करता तो वो अपने भाई से सीधे सीधे कहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं खुद आपको अपने ही हाथों से क्रश करूं। जिनकी इस बात को सुन के ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च अपनी बॉडी से काफी ज्यादा ही ऑरा निकालने लगते हैं। फिर अचानक से ही वो शांत होते हुए कहते हैं इसी वजह से मैं तुम्हें समझा रहा हूं और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और कॉम्बैट किंग के जाने के बाद वो मन में सोचते हैं कि मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप डेवलप होती रहेगी, पर हमारी मार्शल आर्ट अपने लिमिट तक पहुंच चुकी है। हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की इसे आगे डेवलप करने की, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पर जब से मैंने रेसन को देखा है शायद से वो इसका कोई सॉल्यूशन निकाल पाए। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर मैग्नर के पूछने पर क्या तुम ऑफिशियली मार्शल आर्ट सीखोगे, रेसन सीधे सीधे ना में जवाब दे देता है, जिसे सुन के खुद कॉम्बैट किंग हैरान रहते हैं क्योंकि कोई चाहे दूसरी जगह का कितनी भी कोशिश कर ले पर वो मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता और कॉम्बैट किंग तो उसे सिखाना चाहते हैं, तब भी वो क्यों ही मना कर रहा है। तो रेसन का रीजन एकदम ही साफ था, उसका गोल एक इंडिपेंडेंट और आसान सी लाइफ जीने का है, ना कि मार्शल आर्ट सीखने के बाद किसी चूहे की तरह बिल में छुपता हुआ घूमे। और वो मन में सोचता है बस मुझे 6 साल ही लगेंगे इतना ज़्यादा स्ट्रांग होने के लिए कि मैं इंडिपेंडेंट हो पाऊँ, तो फिर मैं इस टेंशन भरे काम को क्यों ही करूँगा। और तभी रेसन कहता है कॉम्बैट किंग से जब हम लोग सारे फैमिली में थे तो मैं आपसे ज़्यादातर चीज़ें इस वजह से नहीं सीख पाया था क्योंकि आपका लेवल हद से ज़्यादा ही हाई है, इसी वजह से मैं अब से रोजलिन से स्पार्क करूंगा ताकि मैं उससे डायरेक्टली ही सीख पाऊं। मास्टर मैग्नर पूछते हैं क्या इसका मतलब कि तुम सिर्फ देखने से ही मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हो? तो रेसन फुल कॉन्फिडेंस में कहता है क्या मैं ये नहीं कर सकता। मास्टर मैग्नर भी उसका कॉन्फिडेंस देख के पूरे ही हैरान रहते हैं क्योंकि अब तक जो भी रेसन ने किया है वो सभी चीज़ें लॉजिक के परे हैं। और तभी नोटिफिकेशन आती है द गॉड ऑफ स्कीम्स लाइडियन कैरेक्टर रेसन मेटन पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं। इसे देख के रेसन हैरान रहता है क्योंकि ये दूसरी बार है जब गॉड्स का जिक्र हुआ है, पर अगर असलियत में भी इस वर्ल्ड में गॉड हैं तो ये मैसेज कासिन के पास आने चाहिए, ना कि मेरे पास, क्योंकि वो इस वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट है। पर तभी उसे होली हॉलैंड एम्पायर के बारे में याद आता है जो कि तीनों फैमिली को बैलेंस करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। वो ना ही मैजिक, ना ही फाइटिंग स्पिरिट और ना ही क्यूआई का इस्तेमाल करती हैं, बल्कि वो डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हैं
जो कि डायरेक्टली ही गॉड से कनेक्टेड होता है। क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस वर्ल्ड में ऐसे और भी लोग हैं जो कि गॉड्स की पावर को पजेस करते हैं? पर नोवेल में तो कासिन के पास ऐसे कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आती थी गॉड्स के बारे में। पर जब से मैंने रेसन मेटन की बॉडी को पजेस किया है, मैं एक लैकिंग प्रोबेबिलिटी बन गया हूं कासिन की तरह। पर तभी उसे अचानक से ही सारी चीजें समझ आ जाती हैं कि क्या हो कि असल में ये वर्ल्ड असलियत में एग्जिस्ट करता हो। इसका मतलब जिस चीज में लूप होल है वो खुद कासिन का करैक्टर है, क्योंकि कासिन इस वर्ल्ड में सबसे बड़ी लैकिंग प्रोबेबिलिटी है। अगर उसे ऐसे ही चलने दिया जाता तो आखिरी में ये वर्ल्ड पूरी तरीके से ही डिस्ट्रॉय हो जाता। इसी वजह से शायद से मुझे मेरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में बुलाया गया ताकि मैं उस लैकिंग प्रोबेबिलिटी को भर सकूं। इसका मतलब मुझे गॉड ऑफ स्कीम्स की क्यूरियोसिटी को प्रवोक करना पड़ेगा ताकि मैं उसे अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर पाऊं। और ये सारी चीजें रेसन को सोचते हुए आधा घंटा हो गया था और वो अपने मास्टर के सामने आधे घंटे से एकदम ही चुपचाप खड़ा हुआ था। और तभी वो अपने मास्टर से कहता है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं सिर्फ स्पार करने से ही मार्शल आर्ट सीख सकता हूं। तो उसके मास्टर भी कहते हैं ठीक है, मैं भी इसे देखना चाहूंगा। और तभी नोटिफिकेशन आती है कि गॉड ऑफ स्कीम्स ने तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही फेवर दिखाया है और वो चाहते हैं कि तुम पता लगाओ फिलहाल तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, और इस चीज के लिए तुम्हें 3 दिनों का टाइम दिया जा रहा है। फिर हमें शाम के डिनर का टाइम दिखाया जाता है जहां पर रेसन ने कुछ ज्यादा ही खाना ठूस लिया था और अब वो वॉक पे निकला हुआ था। और तभी अचानक से ही ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च आकर कहते हैं कि तुम्हें खाना कैसा लगा। पर इन सारी बातों को छोड़ो, मैंने ये सुना है कि तुम रोजलिन के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो और तुमने ये भी कहा है सिर्फ तुम रोजलिन को देखने से ही मार्शल आर्ट को सीख जाओगे। इस बात पे रेसन भी हामी भरता है, पर तभी रोजलिन भागते हुए आकर चिल्लाती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम हम ग्रांडल्स को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। पर तभी उसके फादर उसे शांत करते हैं, पर वो रोजलिन की बात पे हामी भी भरते हैं कि हालांकि रोजलिन कॉम्बैट किंग मैग्नर जितनी तो ताकतवर नहीं है, पर तुम्हारा ये कहना सिर्फ तुम उसे देखने से ही मार्शल आर्ट सीख जाओगे, तुमको ज्यादा ही आगे नहीं चलेगा। तो रेसन उससे कहता है फिर आप क्यों ना खुद ही पता लगा लें। तो ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च भी कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें परमिशन देता हूं रोजलिन के साथ ट्रेनिंग करने का, पर एक शर्त पे कि रोजलिन भी तुम्हारी मैजिक कॉम्बैट टेक्निक को ऑब्जर्व करेगी। मतलब ये एक डबल साइडेड डील होगी, जिसके पास बेहतर आंखें होंगी वो ज्यादा ग्रो कर पाएगा और मैं दूर से ही तुम दोनों लोगों को देखने वाला हूं। सीन शिफ्ट होता है और हमें सेकंड ट्रेनिंग ग्राउंड पे दिखाया जाता है जहां पर रोजलिन अपनी फाइटिंग स्पिरिट को ट्रेन कर रही थी और रेसन भी उसी की कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। पर फिलहाल उसका ध्यान पूरा का पूरा गॉड्स ऑफ स्कीम की बातों पे था कि आखिरकार वो मुझसे क्या ढूंढवाना चाहता है। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन गॉड ऑफ स्कीम रेसन से उस सवाल को पूछने वाले थे और अचानक से ही रेसन के चारों तरफ की जगह चेंज हो जाती है और उसके पीछे 2 बड़ी बड़ी आंखें आ जाती हैं और वह पूछती हैं कि आखिरकार तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, और अगर तुम उस चीज को पता लगा लेते हो जो मैं सोच रहा हूं तो फिर मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, पर अगर तुमने गलत गेस किया तो मुझे धोखा देने के लिए मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। और वो चीज रेसन को इल्यूजन के चलते फील भी होती है और रेसन हम लोगों को बताता है कि उसने 3 दिन इस बात के ऊपर सोचा कि आखिरकार गॉड ऑफ स्कीम्स ने उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना कब शुरू किया था। वो तब था जब उसने अपने मास्टर से बेट लगाई थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि गॉड ऑफ स्कीम्स ये चाहते हैं कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं, हालांकि मैं इसे तब मान सकता था कि जब वो गॉड ऑफ मार्शल आर्ट होते। और तभी रेसन उनसे कहता है कि आपने मुझे 3 दिन का टाइम दिया ये जानने के लिए कि मुझे सबसे ज्यादा क्या चाहिए, जिन दोनों बातों पे वो हामी भरते हैं। पर तभी रेसन कहता है कि मुझे इस चीज में एक चीज अजीब लगी कि आपने कहा था कि उस चीज को देखो, इसका मतलब वो चीज कोई ऑब्जेक्ट है। इस बात को सुन के गॉड ऑफ स्कीम्स पूछते हैं तो फिर बताओ कि वो चीज है क्या। तो रेसन कहता है फिलहाल मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आपकी ब्लेसिंग। जिसे सुनने के बाद गॉड ऑफ स्कीम्स कहते हैं अच्छा मेरी ब्लेसिंग्स, ये इतना भी बुरा जवाब नहीं था, यानी कि इसका मतलब मैं जो तुम्हें दूंगा उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। जो चीज रेसन
रेसन को भी अच्छे से पता थी, पर तभी वो पूछता है कि अगर मैं इसके अलावा और कोई जवाब देता तो आप मेरे साथ क्या करते। तो गॉड ऑफ स्कीम्स कहते हैं मैं तुम्हारी जबान को काट डालता, पर अब जबकि मुझे तुम्हारा जवाब पसंद आया है तो फिर मुझे तुम्हें कुछ देने दो। और तभी रेसन के पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हें गॉड ऑफ स्कीम्स की ब्लेसिंग मिली है और गॉड ऑफ स्कीम्स में तुम्हें तोहफे में 2 आंखें दी हैं। हालांकि रेसन इस बात को समझ नहीं पाता कि आखिरकार 2 आंखों का मतलब क्या है, पर रात में उसे पता चलता है कि अब वो 2 किताबों को एक साथ एनालाइज कर सकता है, वो भी उतनी ही स्पीड पे। इसका मतलब अब उसकी ग्रोथ की स्पीड काफी ज्यादा ही बढ़ चुकी है। और रेसन मन में सोचता है कि यह गिफ्ट बिल्कुल ही काबिल है एक गॉड का गिफ्ट होने के लिए। पर बाहर से इस चीज को हैरिया देख के पूरी ही हैरान थी, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान एक मैजिक बुक भी अच्छे से नहीं पढ़ सकता। तो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड होते हैं वो एक मैजिक बुक को समझने की काबिलियत रखते हैं, पर एक साथ 2 को पढ़ना ये तो नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में उन्हें रिपोर्ट करना होगा। अब हमें एक हफ्ते बाद का सीन देखने को मिलता है जहां पर रेसन हम लोगों को बताता है कि गॉड ऑफ स्कीम्स का गिफ्ट सिर्फ उतना ही नहीं करता, वो तुम्हें नेचर को भी अच्छे से समझने की ताकत भी देता है। अब मैं रोजलिन के फाइटिंग स्पिरिट इकट्ठे करने के तरीके को भी समझ पा रहा हूं कि आखिरकार वो कैसे अपनी मसल में फाइटिंग स्पिरिट को इकट्ठा करती है। और तभी रोजलिन अपनी मेडिटेशन से हटते हुए कहती है कि आखिरकार कब तक तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे। पर तभी रेसन कहता है अब मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि आखिरकार फाइटिंग स्पिरिट को मेडिटेशन से कैसे बढ़ाते हैं। इस बात को सुन के रोजलिन भी हैरान हो जाती है और तभी रेसन रोजलिन को उसे देखने को कहता है और वो उसी तरीके को ट्राई करने के लिए बैठ जाता है। और हमें उसके हाथ के बीच में रोजलिन के ही जैसे फाइटिंग स्पिरिट दिखने लगती है। तभी अचानक से ही रोजलिन उसे रुकने को कहती है और एक मुक्के से ही उसे आधा जमीन में गाड़ देती है और उसे चिल्लाते हुए बताती है कि अगर तुम्हें मेडिटेशन स्टार्ट ही करना है तो मुझे किसी बड़े को बुला लेने दो, क्योंकि अगर एक भी गलती हुई तो तुम्हारी बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्ट तक हो सकती है। इस बात को जानने के बाद रेसन तो उससे मजाक में कहता है ये तुम्हारे लिए ही तो अच्छा होगा। तो रोजलिन कहती है हाँ मैं तुम्हें हराना तो चाहती हूँ, पर ऐसे नहीं कि तुम अपनी बॉडी को खुद ही से ही उड़ा लो। और तभी वो वहां से बाहर चली जाती है ये कहते हुए कि मुझे मेरे अंकल को बुलाने दो। थोड़ी देर बाद ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च वहां पर आ जाते हैं मास्टर मैग्नर के साथ और रेसन उन्हें बताता है कि उसने मेडिटेशन टेक्निक को सीख लिया है, जिसे सुन के भी उन्हें भरोसा नहीं होता। हालांकि मास्टर मैग्नर रेसन की साइड लेते हैं, पर अंदर अंदर उन्हें खुद भी कंफर्म नहीं होता कि रेसन ऐसा कर भी पाएगा। तभी ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च सीधे सीधे कह देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेडिटेशन टेक्निक को परफॉर्म कर पाओगे। तुम्हें पता है कि रोजलिन को भी इसे करने में 3 साल लगे थे, हालांकि वो हर दिन ही इसकी प्रैक्टिस करती थी। पर रेसन पूरा ही श्योर था, तो वो कहता है आप इस चीज को अपनी आंखों से देख लें, जिसके लिए पेट्रियार्च भी मान जाते हैं। पर वो ये भी कहते हैं कि अगर तुमने मेडिटेशन टेक्निक को गलत तरीके से किया तो वो उतनी ज्यादा तुम्हारी बॉडी के लिए खराब होगी, यहाँ तक कि उसके जो इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पे होंगे वो बदले भी नहीं जा सकते। पर फिलहाल रेसन पूरा ही कॉन्फिडेंट था, तो फिर वो मेडिटेशन टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और तभी उसका सिस्टम विंडो बताता है कि करेक्टर रेसन मेटन ने न्यू ग्रांडल मेडिटेशन टेक्निक करना शुरू कर दिया है। और हमें देखने को मिलता है कि रोजलिन की तरह उसके हाथ के बीच में फाइटिंग स्पिरिट इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद वहां पर रहे सभी लोग शॉक में थे। पर तभी वो फाइटिंग स्पिरिट आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, यहां तक कि रेसन के मुंह से खून तक निकल आता है, जिसे देखने के बाद ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च परेशान होते हुए कहते हैं मुझे जैसा लगा था ये टेक्निक अभी उतनी स्टेबल नहीं है, मुझे इसके मेडिटेशन को रोकना पड़ेगा। पर मास्टर मैग्नर उन्हें रोक लेते हैं और ये कहते हैं कि थोड़ी देर और रुक के देखिए। दूसरे साइड हमें रेसन को दिखाया जाता है जो कि उतनी फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी फिलहाल ब्लड वेसल्स एक्सपेंड कर रही थी। पर तभी उसे समझ आता है कि ये तो कुछ और ही चीज है और उसके हाथ में दोबारा से ही वैसे ही कैरेक्टर लिख के आने लगते हैं। तो रेसन को पता चलता है कि ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जब उसके फादर ने उसके ऊपर डेकेट्रा टेक्निक इम्प्रिंट की थी। और तभी ट्रांसेंडेंट चेलाइस रेसन से कहता है कि फिलहाल अपना फोकस बिल्कुल भी मत हटाना, क्योंकि अगर तुम्हारा माना भी लीक होना शुरू हो गया तो फिर तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। जिसकी बात को सुनते हुए और मानते हुए रेसन पूरा ही फोकस उस एनर्जी
को कंट्रोल करने में लगा देता है और जो डेकेट्रा टेक्निक थी वो फिलहाल रेसन की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि उसकी बॉडी इतने पावर को संभाल पाए। रेसन की इतनी बुरी हालत को देख के रोजलिन भी परेशान थी, पर अब और कुछ भी किया नहीं जा सकता था क्योंकि वो फिलहाल मेडिटेशन के बीच में है। तभी पेट्रियार्च मास्टर मैग्नर से पूछते हैं, क्या तुम इस फीलिंग को फील कर पा रहे हो? तो मास्टर मैग्नर भी हामी भरते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फिलहाल मेरे सामने डेकेट्रा खड़ा हुआ है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जब अगली बार रेसन अपनी आंखें खोलता है वो खुद को अपने बेड पे पाता है जहां पर कोई उससे पूछता है, क्या तुम जाग चुके हो? पर रेसन फिलहाल याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार तब क्या हुआ था। तभी रोजलिन साइड से चिल्लाते हुए कहती है कि मैं पूछ रही हूँ क्या तुम जाग चुके हो? जिसे चिल्लाते हुए सुन के रेसन के कान तक दर्द करने लगते हैं और तभी रेसन रोजलिन से पूछता है कि आखिरकार मुझे बेहोश हुए कितना टाइम हो चुका है? रोजलिन 10 दिन जवाब देती है और तभी रेसन को याद आता है कि आखिरकार हुआ क्या था। जब मेडिटेशन करते करते वो बस बेहोश ही होने वाला था तभी सिस्टम विंडो से एक नोटिफिकेशन आई थी और फिलहाल रेसन वही नोटिफिकेशन देखता है जिसमें लिखा था कि तुम्हारी हेवनली बॉडी अपग्रेड होकर कॉम्बैट किंग बॉडी में बदल चुकी है, जिसे देख के रेसन सच में काफी ज्यादा ही खुश था। तभी अचानक से कहीं से हैम्पटन आकर रेसन के ऊपर कूदने ही वाला था उसे गले लगाने के लिए, पर हैरिया उसे ये बीच में ही रोक लेती है और हैरिया को तो पूरा ही रेसन पे कॉन्फिडेंस था कि वो सही सलामत बच जाएगा। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन नहाते हुए सोच रहा था, मैंने उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है जिससे मेरी हेवनली बॉडी अपग्रेड होकर कॉम्बैट किंग बॉडी में बदल चुकी है, जैसे कि कासिन की अपग्रेड होकर स्वॉर्ड किंग बॉडी में बदलती है। और मेरे हिसाब से ये कॉम्बैट किंग और स्वॉर्ड किंग बॉडी एक दूसरे के बिल्कुल ही बराबर होंगी। और अब मुझे अच्छे से समझ आ रहा है कि मेरे फादर ने दोबारा मेरे ऊपर उस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया। शायद से उन्हें समझ आ गया होगा कि मुझे आगे चल के इस टेक्निक की ज़रूरत पड़ेगी। और अब हमें पता चलता है कि 1 साल बीत चुका है और हमें रेसन को नए लुक में दिखाया जाता है जहां पर हैरिया उसे बताती है कि आपसे ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च मिलना चाहते हैं। तभी रेसन हम लोगों को बताता है कि अभी बीच में ही ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च सिर्फ एक लेटर को छोड़ के गायब हो गए थे। तब मास्टर मैग्नर ने पूरी फैमिली को संभाले रखा था और रोजलिन इसके चलते काफी ज्यादा ही उदास रहने लगी थी, पर अभी उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पर आए हुए और उन्होंने मुझे बुला लिया। इसका मतलब आखिरकार क्या ही हो सकता है। और तभी अचानक से ही रेसन को कुछ सेंस होता है और वो कुछ देख के कहता है, अच्छा अब मैं समझ गया। और हमें ये भी पता चलता है कि इतने टाइम में रेसन ने अपने आइस मैजिक को काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर बना लिया है। अब वो फर्स्ट सर्कल मैजिक आसानी से कर सकता है और सेकेंड सर्कल भी, और इसके अलावा भी वो सेकेंड सर्कल पे रहते हुए थर्ड सर्कल मैजिक भी अब कर पा रहा है। ऐसा इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि वो किताब एवियन ने खुद ही लिखी थी जिसकी वजह से उसे ज्यादा माना अपने मैजिक में इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। और फिलहाल उसके सामने हैरिया खड़ी हुई थी जो कि अपने काफी ज्यादा ही किलिंग इंटेंट को निकाल रही थी, जिसे देख के रेसन को समझ आ जाता है हैरिया और पेट्रियार्च के बीच में कुछ समझौता हुआ होगा। इसका मतलब उसे हैरिया को मैजिक से ना हरा के बल्कि मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके हराना होगा। और अब जबकि रेसन भी और ताकतवर हो चुका है तो हैरिया कहती है कि मुझे भी और भी ज़्यादा ताकत से आपके ऊपर अटैक करना होगा, और अचानक से ही वो गायब हो जाती है। पर इस बार रेसन उसकी मूवमेंट आराम से ही देख पा रहा था और वो सेंस कर लेता है कि वो किस साइड से अटैक करने वाली है। जिसे सेंस करने के बाद वो अपनी स्ट्रेंथन टेक्निक को एक्टिवेट करके हैरिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हैरिया काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उस अटैक को डॉज कर लेती है और वो उसके पीछे जाकर रेसन के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करती है। और तभी रेसन अपनी 10,000 बाइट का इस्तेमाल करने लगता है और वो डायरेक्टली ही हैरिया से क्लैश करके आगे निकल जाता है। हमें देखने को मिलता है कि हैरिया के हाथ में जो डैगर था वो टुकड़ों में बदल चुका था। यहाँ तक कि हैरिया तक एक्सेप्ट करती है कि रेसन उसकी सोच से काफी ज्यादा ही ताकतवर हो चुका है कि फिलहाल वो हैरिया के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हैरिया इस वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ही पावरफुल असैसिन है। और तभी उसी टाइम पे ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च अपनी पावर रिलीज करते हुए अंदर आते हैं, जिनके 10 स्टार फाइटिंग स्पिरिट का प्रेशर अलग ही लेवल पे होता है और वो गुस्से में कहते हैं
कि तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मार्शल आर्ट तुम्हारे लिए कोई सेकेंडरी सपोर्टिव एबिलिटी की तरह है। पर आप लोगों को तो अब तक ये समझ आ गया होगा कि रेसन से बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। तो वो उन्हें ऐसे जवाब देता है जिनके लिए वो रेसन के ऊपर गुस्सा तक नहीं कर सकते थे, और तभी वो स्माइल करते हुए कहते हैं, ये दुनिया में पहली बार है कि किसी मेटन ने किसी दूसरी पावर को एक्नॉलेज किया है, पर फिलहाल उनके पास रेसन के लिए एक रिक्वेस्ट थी। तो फिर रेसन पहले उसे सुनने की रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि वो उसे लेगा या फिर नहीं। तो पेट्रियार्च रेसन से पूछते हैं कि तुमने शैडो वेस्टलैंड के बारे में तो सुना ही होगा। रेसन हामी भरते हुए कहता है कि वो एक जगह है जिसे हमारी फैमिली मैनेज करती है। तो पेट्रियार्च कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूं कि तुम वहां से एक एंशिएंट बुक लाओ और अपने साथ रोजलिन को भी वहां पर ले जाओ। बात को सुनने के बाद रेसन भी कहता है कि मुझे भी एक कंडीशन को ऐड करना है, पर रेसन की इतनी हिम्मत को देख के हैरिया शॉक हो जाती है, क्योंकि वो ये सारी बातें खुद ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च के सामने इतने कॉन्फिडेंस से कर रहा है जिन्हें कि इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में गिना जाता है। तो पेट्रियार्च कहते हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, इससे बढ़िया मैं खुद ही वहां से जाकर वो किताब ना ले आऊं। तो रेसन स्माइल करते हुए कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो मेटन्स को लगेगा कि आप वॉर की डिक्लेरेशन कर रहे हैं। रेसन की इस बात को सुनकर पेट्रियार्च को भी समझ आ जाता है कि यह बच्चा मेरी सोच से काफी ज्यादा ही कदम आगे चलता है, और तभी रेसन ये तक पता लगा लेता है उनके बात करने के तरीके से कि पक्का ही उस एंशिएंट किताब का रोजलिन से कुछ लेना देना होगा, या फिर रोजलिन को उससे कोई स्पेशल पावर मिलने वाली होगी। तभी ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च मन में सोचते हैं कि अब तक तीन ही लोगों को फैमिली हेड के कैंडिडेट के तौर पे समझा जाता था, जिनमें से सबसे पहला मिसिंग हो चुका है और दूसरे और तीसरे पर्शिया मेटन और एविलिया मेटन हैं। पर अब मुझे लगता है ये बच्चा भी अगला फैमिली हेड बन सकता है, और वो उसकी रिक्वेस्ट को मान जाते हैं। तो रेसन अपनी रिक्वेस्ट बताता है, जो कि काफी ज्यादा ही आसान थी, कि उसकी दोस्त मिरांग को पेट्रियार्च को ढूंढना होगा। जिसे सुनने के बाद पेट्रियार्च कहते हैं, मिरांग इस टाइम उसके बारे में काफी ज्यादा ही स्टोरीज चल रही हैं, क्या वो अभी 6 साल की है? तो रेसन भी हाँ कहता है। तो पेट्रियार्च उसे बताते हैं कि मिरांग ने हाल फिलहाल में ही मर्सनरी किंग के साथ बैटल की है। हालांकि वो उसकी मैच तो नहीं थी, वो एक भी अच्छा अटैक मर्सनरी किंग के ऊपर नहीं कर पाई, तब भी ये कहा जाता है कि उनकी बैटल काफी ज्यादा ही अच्छी गई थी। हालांकि वो आखिरी में हार जाती है, और तभी उसे एक होलन का क्लैरिक हील कर देता है जब वो लगभग मरने ही वाली थी। जिनकी इस बात को सुन के रेसन समझ जाता है कि जिस मिरांग को वो जानता था, जो कि हमेशा डरी और घबराई रहती थी, वो काफी ज्यादा ही बदल चुकी है। पर तभी पेट्रियार्च रेसन को एक और सलाह भी देते हैं कि ऐसे बहुत कम ही लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो कि मर्सनरी किंग से हेड ऑन हेड भिड़ने के बाद जिंदा बचे हों, जिनमें से आधे से ज्यादा रेसन के जान पहचान के ही लोग थे, जैसे मास्टर मैग्नर, उसकी बहन एविलिया, सारे फैमिली के हेड और खुद ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च। पर इसके अलावा एक और भी है जिसे लोग नहीं जानते, वो है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिन साइलेंट स्टेल्थ। पर मर्सनरी किंग ने मिरांग को जिंदा छोड़ दिया, इसका मतलब ये ही हो सकता है कि उसे मिरांग का पोटेंशियल दिख गया हो। इसी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि अगली मर्सनरी किंग मिरांग बन सकती है। और तभी वो कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, पर क्या तुम उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट लोगे? तो रेसन भी कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं तुरंत ही मिरांग, हैरिया और रूडिया को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ही कमजोर हूँ और मुझे इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस बात को सुन के ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च एक और बार कंफर्म करते हैं कि अभी उन्होंने क्या सुना। तो रेसन कहता है कि मैं अभी सिर्फ 15 साल का ही तो बच्चा हूँ, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और यही बात ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च को सबसे ज्यादा डरावनी लगती है रेसन की। यहाँ तक कि रोजलिन, जो कि रेसन से कितनी ही ज्यादा कमजोर है, वो खुद को स्ट्रॉन्ग समझती है, पर रेसन जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होने के बाद खुद को कुछ भी नहीं समझता। पता नहीं इस बंदे का जिंदगी जीने का स्टैंडर्ड ही कितना ज्यादा आगे का है। और तभी वो कहते हैं, मैं 2 दिनों में मिरांग को ढूंढ लूंगा और तुम्हें बता दूंगा, तब तक के लिए तुम अपनी सारी तैयारियां कंप्लीट कर लो। अब हमें डायरेक्टली ही सीन शिफ्ट होकर रेसन को किसी का इंतजार करते हुए दिखाया जाता है, और तभी वहां पर मिरांग आते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जिसे देख के रेसन उसे ग्रीट करता है। और तभी मिरांग
रोजलिन को देख के पूछती है कि आखिरकार ये कौन है। तो रोजलिन अपना इंट्रोडक्शन मिरांग को देती है, पर जब वो मिरांग से उसका नाम पूछती है तो मिरांग कहती है तुम जैसा कोई मेरा नाम क्यों ही जानना चाहेगा, जो चीज़ रोजलिन को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा दिला देती है। पर रेसन उसे समझाते हुए कहता है कि वो ऐसी है। पर तभी मिरांग कहती है वैसे भी तुम दोनों लोग जल्दी ही शादी करने वाले हो, है ना। और वो यहाँ पर रेसन और रोजलिन की बात कर रही थी, क्योंकि इस बारे में पूरे कॉन्टिनेंट में अफवाह फैली हुई है। बात को सुन के रेसन समझ जाता है कि इसमें पक्का ही ग्रांडल फैमिली के पेट्रियार्च का हाथ होगा। और तभी रोजलिन कहती है इसमें कोई चांस ही नहीं है, मैं तो यहाँ तक कि इसे लड़की की तरह तक नहीं देखती। जिस बात को सुनने के बाद रूडिया बीच में आते हुए कहती है कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम रेसन से शादी नहीं कर रही तो मैं ही कर लूंगी। पर बेचारी को जब रेसन पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये तक पता है कि मैरिज कहते किसे हैं, तो उसके हिसाब से जब दो लोग साथ रहते हैं तो उसे मैरिज कहा जाता है। और मिरांग तो सीधे सीधे कह देती है कि रेसन मेरा बंदा है और मैं तो फिलहाल हमारे बच्चों की भी प्लानिंग कर चुकी हूँ। इस बात को बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हुए देख के रेसन बीच में आते हुए कहता है कि फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है ये सारी बकवास करने का, हमें सीधे शैडो वेस्टलैंड जाना चाहिए। तो मिरांग कहती है कि उसे वहां पर जाने के लिए एक अच्छा शॉर्टकट पता है, बस तुम लोग मुझे फॉलो करो। और हमें डायरेक्टली शैडो वेस्टलैंड में दिखाया जाता है। तभी रेसन वहां पर अपनी हेवनली आई का इस्तेमाल करता है तो उसे पता चलता है फिलहाल उसकी करंट लोकेशन शैडो वेस्टलैंड में है, जहां पर शैडो व्रेथ्स रहते हैं। ये किसी पैरासाइट की तरह होते हैं जो कि चीजों की शैडोज से उनके सारे ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब उन्हें अपना काम खत्म करके जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। और तभी मिरांग पूछती है क्या वो पुरानी किताब यहीं पर ही होगी। तो रेसन कहता है हाँ, ग्रांडल फैमिली के हेड के हिसाब से तो यहीं पर ही होनी चाहिए। तो मिरांग अपनी नाक का इस्तेमाल करने लगती है, पर तभी थोड़ी देर बाद वो काफी ज्यादा उल्टियां करने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बुरी महक आई थी जो कि बॉडीज के सड़ने की महक थी। जो चीज जानने के बाद रेसन आसपास देखता है पर उसकी हेवनली आई भी कुछ ढूंढ नहीं पाती। और तभी वो सभी लोग उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। पर हमें देखने को मिलता है कि एक इंसान उन सभी लोगों पे पत्थर के पीछे से नजर रख रहा था। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। और अब मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं पूरा का पूरा सीजन 3 कवर कर लूंगा, तो फिर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पर तब तक के लिए मैं एक नई सीरीज भी शुरू करने वाला हूं, तो फिर उससे एंजॉय करिएगा।